रुक्मणी अपने पति सुखदेव के साथ गंगा नदी के किनारे बैठी हुई थी। रुक्मणी उदास होकर गंगा नदी की ओर देखकर बोली, हे गंगा मैया, मेरी 3 संतानें मुझे छोड़कर चली गई। क्या अब मुझे फिर से कभी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी? तभी रुक्मणी की नजर गंगा नदी के किनारे एक गेहूं के दाने पर पड़ी। रुक्मणी उस गेहूं के दाने को देखकर अपने आप से बोली, ये तो बहुत ही सुंदर अनाज का दाना है और काफी बड़ा अनाज का दाना है। इतना बोलकर रुक्मणी अपने पति सुखदेव से बोली, देखिए जी, गंगा नदी के किनारे कितना बड़ा अनाज का दाना पड़ा हुआ है। तभी वहां पर साधु आ गया और रुक्मणी की ओर देखकर बोला, इस अनाज के दाने को खा लो। इसे खाने के बाद तुझे एक पुत्र होगा जिसके वीरता और शक्ति के चर्चे आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध होंगे, और वो पुत्र वो कर दिखाएगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। रुक्मणी ने वो दाना उठाकर खा लिया और अपने घर पर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुखदेव अपने घर पर आया ही था कि तभी रुक्मणी खुश होती हुई अपने पति सुखदेव से बोली, आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अब ये तो बहुत अच्छी बात है रुक्मणी। ये सब गंगा मैया और साधु महाराज का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है। तभी सुखदेव उदास हो गया और रुक्मणी से बोला, हाँ, अब मुझे संतान की इच्छा नहीं है रुक्मणी। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी इससे पहले 3 और संतानें थी रुक्मणी। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप दुखी ना हो, मुझे विश्वास है कि मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है वो तीनों कभी ना कभी जरूर लौटेंगे। कुछ समय बाद रुक्मणी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को देखकर सुखदेव खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, मेरा पुत्र कितना सुंदर है रुक्मणी। वाह 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 वाह। जाइए, नजर न लगाइए मेरे लाल को। अरे पगली, अपनों की नजर नहीं लगती है। अरे, मैं अपने बेटे को महाबली की तरह मजबूत बनाऊंगा। मैं इसका नाम बाली रखता हूँ। लेकिन आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे खेतों में नहीं भेजूंगी। अरे कैसी बात करती हो रुक्मणी? किसान का बेटा खेत में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? इतना बोलकर सुखदेव वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे करके सुखदेव का पुत्र बाली 20 वर्ष का हो गया। एक दिन बाली अपने पिता सुखदेव के साथ खेतों में हल जोत रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर हल जोतने में आड़े आ गया। सुखदेव उस बड़े पत्थर को देखकर अपने पुत्र बाली से बोला, बेटा, कई वर्षों से ये पत्थर यहीं जमीन पर ऐसे ही रखा हुआ है। न जाने कितनी बार मैंने इसको हटाने का प्रयास किया और गांव के कुछ लोगों को बुलाया भी, मगर ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आज तो बहुत हो गया, मैं इस पत्थर को हटाकर ही रहूंगा। तुम यहीं रुको, मैं गांव के कुछ लोगों को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? इतना बोलकर सुखदेव वहां से चला गया। बाली उस बड़े पत्थर को देखकर अपने आप से बोला, ऐसी भी क्या खास बात है इस पत्थर में जो कोई आज तक इसे हिला ही नहीं पाया। चलो, मैं भी देखता हूँ कि इस पत्थर में ज्यादा बल है या मुझ में ज्यादा बल है। इतना बोलकर बाली ने उस पत्थर को आसानी से उठा लिया और दूर फेंक दिया। तभी वहां पर सुखदेव और कुछ गांव वालों के साथ आ पहुंचा। सुखदेव उस पत्थर को वहां से हटा हुआ देखकर अपने पुत्र से बोला, हाँ, बेटा, इस पत्थर को किसने हटाया? कैसे हुआ ये? इस पत्थर को तो मैंने हटाया है पिताजी। आप तो कह रहे थे कि ये बहुत भारी है। मगर इसका भार तो रुई से ज्यादा है ही नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह से चौंक पड़े। एक व्यक्ति ने बाली से कहा, हाँ, क्या वास्तव में तुमने ये हटाया है बेटा? हाँ चाचा जी, मैंने ही हटाया है। अच्छा, ठीक है, तो चलो एक काम करो, मेरे सामने उस पत्थर को हटाकर दिखाओ। चलो। बाली ने तुरंत उस पत्थर को फिर दोबारा से उठा लिया और रुई की तरह उठाकर फेंक दिया। वो व्यक्ति सुखदेव की ओर देखकर बोला, हाँ सुखदेव, तेरा बेटा तो वास्तव में अपने नाम की ही तरह बाहुबली है, बड़ा बलशाली है।
इसने तो इतने भारी पत्थर को रुई की तरह उठाकर फेंक दिया। वाह 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 वाह। इतना बोलकर वो व्यक्ति और गांव के लोग वहां से चले गए। सुखदेव खुश होता हुआ बाली के साथ अपने घर आ गया और सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, अरे तेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा बलशाली निकला रुक्मणी। रुक्मणी की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। अरे ये तुम्हारी आंखों में अचानक आंसू क्यों निकल आए रुक्मणी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र इतना बलशाली है। कुछ नहीं जी, बस मुझे अपने और 2 पुत्रों की याद आ गई। काश अगर वो भी यहाँ होते तो अपने छोटे भाई को देखकर कितने खुश होते। ये सुनकर बाली बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने पिता से बोला, ये माँ क्या कह रही है पिताजी? हाँ, अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, एक राज है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। तुम हमारी पहली संतान नहीं हो। तुमसे पहले भी हमारी 3 और संतानें थी। तुम्हारे 2 बड़े भाई और एक बहन। क्या? मेरे 2 बड़े भाई, मेरी बहन, तो फिर कहाँ हैं वो? बेटा, वर्षों पहले तुम्हारे 2 छोटे भाई अर्जुन और भीमा मेरे साथ खेत में हाथ बटाया करते थे। उसी समय तुम्हारी छोटी बहन राधा की उम्र 10 वर्ष के आसपास थी। दोपहर के समय तुम्हारी छोटी बहन ही घर से भोजन लेकर आया करती थी और एक दिन की बात है कि वो भोजन लेकर नहीं आई। कुछ वर्ष पहले सुखदेव काफी देर से अपने दोनों पुत्र अर्जुन और भीमा के साथ खेत में बैठा हुआ राधा का इंतजार कर रहा था। हाँ पिताजी, ये राधा अभी तक भोजन लेकर नहीं आई। अर्जुन सही कह रहा है पिताजी, राधा को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। हाँ, मुझे भी इस बात की चिंता है कि घर से खेत का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा रास्ता भटक गई हो। ये सुनकर अर्जुन और भीमा बुरी तरह से घबरा गए। हमें तुरंत जाकर पहले माँ से पूछना चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो। सुखदेव अपने दोनों बेटों के साथ तुरंत घर पर चला गया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, क्यों रुक्मणी, क्या तुमने आज राधा को खेत नहीं भेजा? राधा को तो खेत गए काफी देर हो चुकी है, क्या अब तक वो खेत में नहीं पहुंची? नहीं, इसीलिए तो हम तीनों यहाँ पे आए हैं। जरा देख लीजिए, कहीं मेरी बेटी रास्ता तो नहीं भटक गई। चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं रुक्मणी, हम अभी राधा को ढूंढ कर घर पर लाते हैं। सुखदेव अपने बेटों के साथ अर्जुन और भीमा के साथ राधा को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने पूरा गांव छान मारा मगर राधा उसे नहीं मिली। थक हार कर सुखदेव निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोला, अरे पता नहीं कहाँ चली गई मेरी राधा। अरे कहाँ गई मेरी बिटिया रानी। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं राधा को ढूंढने के लिए भीमा के साथ जंगल की ओर जाता हूँ। आप चिंता मत करिए, शांत हो जाइए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, ऐसी गलती मत करना। हमारे खेत से सटा हुआ जो जंगल है, वहाँ पर कोई भी गांव वाला ठर की वजह से नहीं जाता। हाँ मुझे पता है पिताजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ना। चलिए आप चिंता मत करिए, हम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। नहीं नहीं पिताजी, आप माँ का ख्याल रखिए। इतना बोलकर भीमा और अर्जुन वहां से चले गए और सुखदेव अपने घर पर चला गया। मगर आधी रात बीत जाने के बाद भी भीमा और अर्जुन घर वापस नहीं लौटे। मेरे मन में तो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, अब जल्दी से जाकर दोनों बेटों को लेकर आइए। सुखदेव तुरंत घबराता हुआ रात के समय अपने दोनों बेटों को ढूंढने लगा। वो अपने खेत से सटे हुए जंगल की ओर गया ही था कि तभी उसे एक वृक्ष के नीचे अघोरी बैठा हुआ दिखाई दिया। सुखदेव अघोरी को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी राधा को ढूंढने के लिए गए थे, वो भी अभी तक वापस नहीं आए। अघोरी रहस्यमयी अंदाज में सुखदेव की ओर देखकर बोला, तेरी बेटी को भी मैंने इसी जंगल की ओर जाते हुए देखा था।
और तेरे दोनों बेटों को भी अपनी बहन को ढूंढते हुए इसी जंगल की ओर जाते हुए देखा है। और तू जानता है कि इस जंगल के अंदर काला राक्षस का आतंक है। कहते हैं कि कोई भी गांव वाला उसके इलाके में जाता है तो वो उसे बंदी बनाकर अपने कैद खाने में डाल देता है। यहाँ से चला जा यहाँ से। तुझे अपने दोनों बेटे और पुत्री कभी नहीं मिलेंगे। चला जा। अपने पिता की बात सुनकर बाली चौंकता हुआ बोला, क्या? तो फिर आपने उसके बाद उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं किया? ऐसा नहीं है बेटे, बहुत प्रयास किया। मैंने गांव वालों से बहुत सहायता मांगी, मगर कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। परंतु मैं अपने दोनों भाई और अपनी बहन को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर जरूर लेकर आऊंगा पिताजी। अब मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं 2 बेटे और अपनी एक पुत्री को खो चुकी हूँ। मैं तुझे नहीं खो सकती। चिंता मत करो पिताजी, और माँ आप भी चिंता मत करो। वो राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना बोलकर बाली उठकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? किशन तलवार वाले के पास माँ, उससे तलवार बनवाने के लिए। और माँ, अब मैं इस घर में तभी वापस लौटूंगा जब मैं उस राक्षस को मार दूंगा। और अगर मेरे दोनों भाई और मेरी बहन जीवित हुए तो मैं उन्हें उसके चंगुल से छुड़ा कर ही लौटूंगा। इतना बोलकर बाली वहां से चला गया और सीधा किशन तलवार वाले के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो मेरी ही तरह बलशाली हो। किशन तलवार वहां हंसते हुए बाली की ओर देखकर बोला, बच्चे, वो सामने तुझे जो तलवार दिख रही है ना, अरे उस तलवार को बड़े से बड़ा बलशाली नहीं उठा पाया। चल ठीक है, अगर तू उस तलवार को हिलाकर भी दिखा दे तो मैं तुझे वो तलवार मुफ्त में दे दूंगा। जा। किशन की बात सुनकर बाली बुरी तरह से क्रोध में आ गया और उसने तुरंत उस तलवार को हाथ में उठाकर उसे खिलौने की तरह खेलने लगा। ये देखकर किशन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, वाह 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 वाह, तुम तो वाकई अपने नाम की तरह बलशाली हो बाली। ठीक है, आज से ये तलवार तुम्हारी हुई। बाली उस तलवार को लेकर सीधा उस जंगल की ओर निकल गया, जहाँ पर कोई भी गांव वाला डर की वजह से अपना कदम तक नहीं रखता था। बाली उस जंगल के अंदर कुछ ही दूर चला गया कि तभी उसकी नजर जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके अंदर लालटेन जल रही थी। ये देखकर बाली चौंकता हुआ अपने आप से बोला, इस जंगल में तो कोई भी गांव वाला डर की वजह से अपने कदम नहीं रखता, फिर ये झोपड़ी किसकी है? चलो, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। बाली सीधा उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया, मगर उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। बड़ी अजीब बात है, इस झोपड़ी के अंदर तो सन्नाटा फैला हुआ है, मगर रसोई घर से तो अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है। और ये जलती हुई लालटेन बता रही है कि यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। शायद मुझे उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है। बाली काफी देर तक वहां पर उस झोपड़ी के मालिक का इंतजार करने लगा, मगर काफी इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। हाँ, मुझे इंतजार करते हुए तो काफी देर हो गई। अब तक झोपड़ी के मालिक को आ जाना चाहिए था। खैर, जो भी हो, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। रसोई घर से पकवान की खुशबू आ रही है, मुझे खा लेना चाहिए। झोपड़ी का मालिक जब आएगा तब उससे क्षमा मांग लूंगा। इतना बोलकर बाली झोपड़ी के रसोई घर में चला गया और वहां पर बैठकर भोजन करने लगा। बाली भोजन करके रसोई घर से बाहर निकला ही था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बाली से बोला, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी के अंदर क्या कर रहे हो? बाली उस बूढ़े व्यक्ति को सारी घटना बताते हुए बोला, अब क्षमा कीजिएगा, शायद आप ही झोपड़ी के मालिक हैं। मैंने आपका काफी देर तक इंतजार किया। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे कि मैंने आपको बगैर बताए आपकी रसोई से भोजन निकाल कर खा लिया, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही थी। क्षमा कर दीजिए।
ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। अच्छा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी झोपड़ी के अंदर घुसने की और मेरे रसोई घर से भोजन निकाल कर खाने की? तू शायद जानता नहीं है, मैं काले राक्षस का गुरु हूँ। ये सुनकर बाली बुरी तरह से चौंक पड़ा। बाली ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और उस बूढ़े से बोला, अच्छा, मैं काले राक्षस की ही तलाश में यहाँ पर आया हूँ। सीधी तरह से बता दो, कहाँ मिलेगा वो? अपनी जान की सलामती चाहता है तो चले जा यहाँ से। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर बाली और ज्यादा क्रोधित हो उठा। बाली ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति का गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए झोपड़ी के बाहर खींच कर ले गया और बूढ़े व्यक्ति को एक पेड़ से बांध दिया। हाँ, अब मैं तुझे तभी आजाद करूंगा जब तू मुझे ये बताएगा कि वो काला राक्षस कहाँ मिलेगा। बता मुझे। मूर्ख, आज काली अमावस की रात है। आज की रात मेरी जादुई शक्तियां ना के बराबर रह जाती है, इसीलिए तू अब तक जीवित है। नहीं तो मैं मंत्र पढ़कर ही तुझे जलाकर राख कर देता। नालायक कहीं का, छोड़ मुझे, छोड़। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरी किस्मत अच्छी है और मैं बिल्कुल सही रास्ते की ओर जा रहा हूँ। आज की रात तेरी जादुई शक्तियों का काम ना करना इस बात का संकेत है कि उस काले राक्षस का अंत मेरे ही हाथों से लिखा है। देखो तो बाहर बुरी तरह से ठंड है और वर्षा भी होने वाली है और कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो जाएगी और तू ठंड से कांपने लगेगा। और जब ये बुड्ढी हड्डियां कड़कड़ाने लगें और तेरी हिम्मत जवाब दे जाए तो मुझे आवाज लगा देना और सीधे से उस काले राक्षस का पता बता देना। मैं तेरी झोपड़ी के अंदर ही बैठा हूँ, ठीक है ना? लगा देना आवाज मुझे। बाली काफी देर तक झोपड़ी के अंदर उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज का इंतजार करता रहा, मगर काफी देर होने के बाद भी उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। बाली क्रोधित होकर अपने आप से बोला, ये बुढ़ा तो बड़ा ही ढीठ मालूम पड़ता है। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे और ज्यादा डराना पड़ेगा। बाली जैसे ही झोपड़ी से बाहर आया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने देखा वो बूढ़ा पेड़ सहित वहाँ से गायब है। बाली तुरंत वहाँ पर आ पहुँचा। बाली ने देखा कि वो पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ था। बाप रे, देखने में तो वो काफी बूढ़ा नजर आ रहा था। आखिर उसके अंदर इतनी शक्ति आ कहां से सकती है कि वो इस पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाए? वाह! तभी बाली ने देखा कि पेड़ के घसीटने के निशान जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे। बाली उन निशानों की ओर चलने लगा। कुछ ही देर बाद बाली एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंच गया। पेड़ के घसीटने के निशान वहां पर खत्म हो रहे थे। इसका मतलब वो बूढ़ा पेड़ सहित इस गड्ढे की ओर गया है। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। इतना बोलकर बाली बगैर डरे उस गड्ढे के अंदर कूद गया। कूदते ही बाली ने अपने आप को एक महल के अंदर पाया। अरे बाप रे, ये तो महल है जो जमीन के नीचे बना हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है? इतना बोलकर बाली उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो कि एक बिस्तर पर बैठी हुई थी। बाली तुरंत उस लड़की के पास जाकर बोला, कौन हो तुम लड़की? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? इस जगह तो कोई भी इंसान नहीं आता। मैंने एक बूढ़े को एक पेड़ से बांध दिया था, मगर मैंने देखा कि वो बूढ़ा पेड़ सहित वहाँ से गायब हो गया। मैं पेड़ों के निशान का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं समझ गई, इसका मतलब तुम उस बूढ़े तांत्रिक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे हो जिसके कब्जे में काला राक्षस है। लेकिन तुम उस बूढ़े राक्षस का पीछा क्यों कर रहे हो? वो बूढ़ा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जिसने अपने कब्जे में काला राक्षस को लिया हुआ है। वो उस राक्षस की मदद से इंसानों को यहाँ पर कैद कर देता है। लेकिन वो तांत्रिक इंसानों को यहाँ कैद क्यों करता है? उसने यहाँ पर कई इंसानों को कैद कर रखा है। वो एक खास मौके का इंतजार कर रहा है। उस खास मौके पर वो सभी इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहता है। लेकिन तुम्हारी बूढ़े तांत्रिक से क्या दुश्मनी है? बाली उस लड़की को सारी घटना बताते हुए बोला, मैं यहाँ पे अपनी बहन और 2 भाइयों की तलाश में आया हूँ।
बाली की बात सुनकर वो सुंदर लड़की बोली, मैं ही राधा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मेरे दो भाई थे जो अभी भी कैद में हैं। तुम कौन हो? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? क्या तुम राधा हो? अब क्योंकि मैंने तुम तीनों के गायब होने के बाद ही जन्म लिया है। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम सबको यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। उस बूढ़े तांत्रिक ने अपनी जादू की शक्ति से मेरे पैरों के चलने की ताकत खत्म कर दी है। जब तक वो बूढ़ा तांत्रिक और काला राक्षस खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं चल नहीं सकती, और ना ही तुम्हारे दो बड़े भाई और बाकी इंसान उस बूढ़े तांत्रिक की कैद से आजाद हो सकते हैं। उस तांत्रिक की जान राक्षस में कैद है। सबसे पहले तुम्हें राक्षस को समाप्त करना होगा। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर काला गहरा धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते वो काला धुआं एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी वहां पर वही बूढ़ा तांत्रिक आ पहुंचा और राक्षस की ओर देखकर बोला, इसे खत्म कर दो। राधा बाली की ओर देखकर चीखती हुई बोली, भैया, इस राक्षस की सारी शक्ति इसकी आंखों में है। इसकी आंखों में मत देखना। अगर तुम इसकी दोनों आंखें फोड़ दोगे तो ये खत्म हो जाएगा और साथ साथ ये बूढ़ा तांत्रिक भी खत्म हो जाएगा। बाली ने तुरंत बगैर देर किए हुए तलवार का सीधा वार राक्षस की दोनों आंखों में कर दिया। ऐसा करते ही राक्षस और बूढ़े तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गया। राधा तुरंत दौड़ती हुई अपने छोटे भाई बाली के पास आ पहुंची। इसका मतलब तुम्हारे पैरों की शक्ति वापस आ गई है। वाह, चलो बाकी के इंसानों को भी छुड़ाते हैं। राधा तुरंत बाली को उस कारागार की ओर ले गई जहां पर बाली के दोनों बड़े भाई और बाकी भी इंसान कैद थे। बाली ने उन सभी को आजाद कर दिया और अपने दोनों बड़े भाई और बहन के साथ अपने घर पर आ गया। वर्षों बाद अपनी बिछड़ी हुई संतानों को देखकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने वाकई अपने छोटे भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गया जो रुक्मणी को 20 वर्ष पहले मिला था। वो रहस्यमयी अंदाज में रुक्मणी से बोला, मैंने कहा था ना कि अनाज के दाने को खाने के बाद तुझे एक संतान होगी और वो करके दिखाएगी जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ये वही संतान है। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया और रुक्मणी